हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का पाठ नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ जो है वह हमें देशभक्ति के बारे में बतलाता है। हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए लोगों के किए गए बलिदान को आज लोग कितना याद रखते हैं, उनके प्रति उनका कितना सम्मान है, ये हमें इस पाठ में देखने के लिए मिलेगा। पाठ को पढ़ने से पहले आइए इसके जो लेखक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। तो स्वयं प्रकाश जी हैं, इनका जन्म 1947 में इंदौर एमपी मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की थी और एक बड़े इंस्टीट्यूट में मतलब पढ़ाते थे पढ़ाते नहीं थे, नौकरी करते थे एक बहुत अच्छे कंपनी में। और नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन, नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। मतलब कि स्वयं प्रकाश जी का जो बचपन है और जो उन्होंने नौकरी की थी वो ज़्यादातर कहाँ पर की है, राजस्थान में। तो उनके इतना जो समय है वो ज़्यादातर कहाँ बीता है, राजस्थान में। ये वसुधा जो पत्रिका है उसके संपादक थे, मतलब कि जो वसुधा मैगजीन है उसके क्या थे, ये एडिटर थे। अब अगर इनकी रचनाओं के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने लिखे हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी संधान। ये इनके प्रसिद्ध क्या हैं, इनकी रचनाएं हैं। और फिर साथ ही इनके जो उपन्यास हैं जिनमें है बीच में विनय और ईंधन, ये इनके उपन्यास हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जो पाठ है नेताजी का चश्मा, उसके विषय में क्या बताया गया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग को, यानी एक जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, समुद्र भी हो सकता है या कुछ भी है, चारों तरफ से मतलब बाउंड्री शेयर कर रहा है। सिर्फ उससे देश नहीं बनता है, मतलब सिर्फ एक भूमि का हिस्सा है जो इधर उधर चारों तरफ से एक घिरा हुआ है, तो बीच के हिस्से को ही सिर्फ हम देश नहीं बोलते हैं। देश अगर बनाना है तो उसमें रहने वालों से बनता है, मतलब कि उसके नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, उसके पेड़ पौधों से, वनस्पति और पशु पक्षियों से, इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। यानी अगर आप देशभक्त कहलाना चाहते हैं तो आपको अपने देश से प्यार भी करना होगा। उसमें जो चीज़ें हैं, मतलब प्रकृति है, वहाँ की पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे भी प्यार करना होगा, तभी आप अपने देश को एक समृद्ध देश बना सकते हैं। समृद्ध मतलब जहाँ पर सभी लोग खुशी से रह सकें। नेताजी का चश्मा कहानी जो है वो एक कैप्टन की कहानी है। कैप्टन कौन है? एक चश्मा वाला है जो चश्मे बेचता है और उसी के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। जो हमारे देश में रहने वाले करोड़ों लोग हैं, तो उन्होंने जो भी देश के लिए अपना योगदान दिया है उसके बारे में बताती है ये कहानी नेताजी का चश्मा। तो आइए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी में एक पात्र हैं जो है हवलदार साहब, जिनको इसमें हालदार साहब कहा गया है। तो ये क्या है, ये अपने काम से रोज़ एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बा मतलब एक ऐसा छोटा सा शहर जिसमें कम लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं कस्बा। तो ये अपनी कंपनी के काम से रोज़ एक कस्बे से गुजरते हैं और वहाँ पर जाकर इनको कुछ देखने के लिए मिलता है जो इनको बहुत मतलब अजीब लगता है। ये रोज़ रोज़ उस चीज़ को नोटिस करते हैं और बाद में हमारे सामने क्या कहानी सामने आती है ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो हालदार साहब को हर 15वें दिन, यानी 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में ये उस कस्बे से गुजरते थे। यानी वो छोटा सा शहर था जिसमें कुछ ही लोग रहते थे, वहाँ से गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, पक्का मकान कहा जा सके ऐसे वहाँ पर कुछ ही मकान थे। मतलब ज़्यादातर मकान कैसे थे, कच्चे थे। पक्के मकान मतलब सीमेंट हो, जिसकी सीमेंटेड जो छत हो, ऐसे मकान के नाम पे वहाँ पे कुछ ही मकान थे। और बाज़ार, जिसको अच्छे से मार्केट कहा जाए, ऐसे बस एक ही बाज़ार था जहाँ पर सामान मिलता था कस्बे में। वहाँ पर एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, मतलब फैक्ट्री थी एक सीमेंट की, और एक ओपन एयर सिनेमा घर। 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, मतलब 2 जो थे थिएटर थे जो खुले हुए थे। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि चारों तरफ से बंद थे, वो खुले हुए थे। अब खुले हुए मतलब उनकी बाउंड्रीज नहीं हो सकती, उनकी छत नहीं हो सकती है, वो खुले हुए थे। और 2 नगर पालिका भी थी, यानी म्यूनसिपलिटी भी कितनी थी, 2 थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी भाई उसमें। वहाँ पर जो जिला है, जो कस्बा है,
जो कस्बा है, जिला नहीं, वहाँ पर जो है नगर पालिका थी, तो काम भी करती थी। कभी क्या करती थी, कोई सड़क जो है वो पक्की करवा दी, यानी सड़क जो है वो ख़राब हो रखी थी, तो उसको, कच्ची सड़क थी, मिट्टी थी, ऐसी सड़क थी, तो उसको क्या करा दिया, पक्की बनवा दी बिल्कुल। कुछ पेशाब घर बनवा दिए, मतलब जो यूरिनल होते हैं जहाँ पर जाके आप पेशाब करते हैं, वो बनवा दिए गए। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, मतलब कबूतरों के बैठने के लिए। और तो कभी कवि सम्मेलन भी करवा दिया करते थे, मतलब वहाँ पर कवि सम्मेलनों का भी आयोजन जो है वो करवा दिया जाता था। उस जो म्यूनसिपलिटी थी वो ये काम करती थी। और इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने, वो ये बोल रहे हैं कि जो लेखक है बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी म्यूनसिपलिटी के हो सकता है कि कोई जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, या फिर कोई एक ऐसा अधिकारी था, मतलब कोई अफसर था उस नगर पालिका का, जिसने क्या सोचा होगा एक बार कि इस शहर के जो मुख्य बाजार है, यानी जो मेन मार्केट है, उसके मुख्य चौराहे पर, मतलब जो 4 रास्ते जहाँ से गुजरते हैं उसको बोलते हैं चौराहा। तो ऐसे वहाँ का जो मेन चौराहा था, उस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी जाए। संगमरमर कैसा होता है, सफ़ेद पत्थर जो होता है उसकी। सोचा उन्होंने कि ऐसी एक प्रतिमा, मतलब मूर्ति लगवा देते हैं। और यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है। तो लेखक क्या बता रहे हैं, जो आगे हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये उसी प्रतिमा, उसी मूर्ति के बारे में है, लेकिन पूरी मूर्ति के बारे में नहीं है, उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में, उसके एक छोटे से पार्ट के बारे में है। तो लेखक क्या बोलते हैं, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के जो अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। तो बोल रहे हैं कि जो मूर्ति को देखकर उनके मन में ख्याल आया, तो उन्होंने सोचा कि मतलब मैं पूरी पक्की तरह से तो नहीं बोल सकता, मतलब श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन बस मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि या तो उनको ये जानकारी नहीं थी कि अच्छी मूर्ति बनाने वाले जो हैं वो कहाँ मिलेंगे, या फिर उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि अच्छी मूर्ति को बनाने में कितने पैसे खर्च हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उनका बजट तो जो है कम था, लेकिन मूर्ति बनाने में ज़्यादा बजट लग रहा था। तो इसी वजह से काफ़ी समय तक ऊहापोह, ऊहापोह का मतलब होता है कि वो दुविधा में थे। ठीक है ना, दुविधा में थे, उनको वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे, या फिर चिट्ठी पत्री में। ऐसा है ना कि नगर पालिका जो है, अगर वो कोई मूर्ति बनवाना चाह रही है, तो वो पहले अपने जो अपने से ऊपर हैं उनको चिट्ठी लिखकर या पत्र लिखकर उनसे क्या परमिशन लेगी, है ना। तो हो सकता है उसमें बहुत काम लग गया, उसमें बहुत समय जो है वो वेस्ट हो गया हो, बर्बाद मतलब वेस्ट हो गया हो। और बोर्ड की जो शासन अवधि है वो समाप्त होने की घड़ियाँ, मतलब जो हमारा म्यूनसिपलिटी थी, तो उसमें क्या होता है कि जो समय बोर्ड चुना गया था, शायद उसकी जो कार्यकाल अवधि थी वो खत्म होने वाली थी। जैसे कार्यकाल होता है ना, प्रधानमंत्री का 5 साल हो गया, आपका सीएम का हो गया, हर किसी का कार्यकाल होता है। ऐसे ही नगर पालिका में भी जो अधिकारी वगैरह बैठते हैं, ये जो मेंबर्स होते हैं, उनका भी कार्यकाल होता है, उनका भी एक टाइम पीरियड होता है। तो शायद वो खत्म होने वाला था उन लोगों का, इसलिए उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी में ये मूर्ति बनवा दी। तो उन्होंने क्या सोचा होगा, किसी स्थानीय कलाकार, यानी कि वहीं पर रहने वाले किसी लोकल आर्टिस्ट को उन्होंने ये मूर्ति बनाने का ऑर्डर। अब ये सारी बातें जो हैं वो लेखक खुद से सोच रहे हैं, ये नहीं है कि ऐसा ही हुआ था, बट वो अभी सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे कि हो सकता है ऐसा हो, इसलिए ये मूर्ति ऐसी बनी है। तो क्या हुआ, जब उनके शासन जो है वो भी खत्म होने वाली थी, उनकी जो टाइम पीरियड था खत्म होने वाला था, तो उन्होंने सोचा जल्दी जल्दी में मूर्ति बनवा दी जाए। तो किसी लोकल जो आर्टिस्ट थे उससे ये मूर्ति बनवा दी। तो क्या किया होगा, तो हो सकता है कि वहीं के उस कस्बे के जो इकलौता हाई स्कूल है, इकलौता मतलब जो एक ही है हाई स्कूल, उसके जो एकलौते हैं, यानी जो एक ही ड्राइंग मास्टर हैं, मान लीजिए कि उनका नाम मोतीलाल जी है, मतलब ये भी वो बोल रहे हैं कि सिर्फ एक कल्पना कीजिए कि हो सकता है कि मोतीलाल जी नाम का उनका एक ड्राइंग मास्टर हो स्कूल में, उन्हीं को ये काम सौंप दिया गया हो, क्योंकि पैसे कम थे, समय भी कम था। और उन्होंने जो है मास्टर जी ने शायद उनको ये मतलब कि विश्वास दिला दिया होगा कि वो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देंगे, यानी मूर्ति को काम पूरा कर देंगे। तो इसलिए उन्हें ही मूर्ति बनाने का काम जो है वो सौंप दिया गया। अब पहले ही लेखक क्या बोल रहे हैं, पहले ही हम बता चुके हैं कि जो मूर्ति किसकी बनी हुई है, वो संगमरमर की बनी हुई थी। टोपी की नाक से और कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, यानी जो मूर्ति थी वो आपकी टोपी की जो नाक, मतलब टोपी जो है ना वो आगे को निकली रहती है, उसका जो पॉइंट होता है वहाँ से, और कोट तक, जो नेताजी ने कोट पहना हुआ है उसके दूसरे बटन तक, मतलब पहला बटन और दूसरा बटन, कुल मिलाकर कितनी थी, 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, मतलब जो आप लोग चेस्ट बोलते हो, ठीक है ना, वो मिलाकर और उनकी टोपी मिलाकर कुल जो लंबाई थी वो 2 फुट ऊंची थी मूर्ति। सुंदर भी थी।
और नेताजी अच्छे भी लग रहे थे। ऐसा नहीं है कि जिसने बनाई है वो बहुत बेकार सी बनाती हो, अच्छी थी मूर्ति, बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ कुछ मासूम और कमसिन, मतलब उसमें जो नेताजी बनाए गए हैं सुभाष चंद्र बोस जी, वो बहुत मासूम, बहुत भोले से लग रहे थे और सुंदर लग रहे थे। और पहना क्या हुआ था ना, फौजी वर्दी में उनको दिखाया गया। मूर्ति को मतलब इतनी सजीव लग रही थी, सजीव मतलब जिंदा लग रही थी मूर्ति। ऐसा लग रहा था कि मूर्ति को देखते ही सुभाष चंद्र बोस जी के जो नारे हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनकी याद आने लगती थी मूर्ति को देखते ही। तो अगर इस नज़र से देखें, दृष्टि मतलब इस नज़र से हमें देखें, तो जिस भी मूर्तिकार ने या जिस भी मास्टर ने ये मूर्ति बनाई है, उसका काम सराहनीय है। मतलब उसकी सराहना करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसका काम बहुत अच्छा है। बस मूर्ति में कसर क्या थी, जो देखते ही खटकती थी, खटकती थी मतलब अच्छी नहीं लगती थी, बुरी लगती थी, वो क्या थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अच्छा, आपने देखा होगा हम जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्तियां जहाँ भी देखते हैं, वो हमेशा चश्मे के साथ दिखाई देते हैं, है ना। चश्मे के बगैर जो है वो उनकी मूर्ति जो है वो अधूरी लगती है। जैसे आप गांधी जी को देख लीजिए, गांधी जी हमेशा चश्मे में दिखाई देते हैं। अगर कहीं पे गांधी जी बिना चश्मे के दिखाए जाएं, तो शायद कुछ बच्चे तो पहचान नहीं पाएंगे कि ये गांधी जी हैं। गांधी जी की पहचान ही उनका चश्मा है, ऐसे ही नेताजी की पहचान भी उनका चश्मा है। तो ये जो मूर्ति बनाई गई थी, इस पर चश्मा था ही नहीं। तो ये देखने में क्या है, हवलदार साहब बोलते हैं कि ये देखने में बहुत अजीब सा लगता था, अच्छा नहीं दिखता था। वो बोल रहे हैं कि चश्मा था तो, लेकिन वो संगमरमर का नहीं था। मतलब मूर्ति पर चश्मा था तो, लेकिन वो मूर्ति के साथ ही बनाया नहीं गया था, ऊपर से पहनाया गया था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम, मतलब सामान्य जो नॉर्मली लोग पहनते हैं वैसे ही चौड़े फ्रेम वाला फ्रेम, मतलब जो बाहर का एरिया होता है ना, यहाँ पर ये जो फ्रेम है उसके अंदर लेंसेज होते हैं, तो उनका जो उनके ऊपर जो चश्मा लगा था उसका जो फ्रेम था वो चौड़ा था, ठीक है। वो जो है वो उस समय मूर्ति को पहनाया गया था। तो हवलदार साहब जी जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तो उन्होंने इसे लाक्षित किया। लाक्षित किया मतलब उन्होंने इसको तरफ ध्यान दिया कि भाई मूर्ति तो है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, मूर्ति के ऊपर चश्मा जो है वो संगमरमर का नहीं लगा हुआ है। ध्यान दिया, लाक्षित मतलब ध्यान दिया। और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अब कौतुक भरी का मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज को आपको देखकर आपके अंदर शरारत आ जाए, ठीक है ना, आप कुछ ऐसा सोचने लगे, तो शरारत भरी मुस्कान जो है वो उनके चेहरे पर दिखने लगी। और क्या बोल रहे हैं अपने मन में, भाई वाह, ये आइडिया बढ़िया है। जो मूर्ति है वो पत्थर की बनाओ, लेकिन चश्मा एकदम रियल ओरिजिनल चश्मा। क्या बात है कि जिसने भी अपना दिमाग लगाया है, आइडिया लगाया है, कितना अच्छा आइडिया लगाया है। अब जीप जिसमें वो बैठ कर आए थे वो कस्बा छोड़कर आगे बढ़ी। तब भी हालदार साहब जो है वो उस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन पे पहुंचे, कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास तो सराहनीय है। मतलब इसकी सराहना तो की जानी चाहिए कि उन्होंने जो एक काम किया है, कि नेताजी को सम्मान दिया है, उनकी मूर्ति लगवाई है, उसकी प्रशंसा तो करनी चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है। देखो मूर्ति किस रंग की बनाई गई है, कितनी ऊंची है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि किस भावना से वो चीज़ बनवाई गई है। उस भावना क्या है, तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। मतलब देखिए, आपने नेताजी को याद करने के लिए उनकी मूर्ति तो बनवा दी, या नेताजी नहीं, किसी को भी, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी है या कोई भी ऐसा इंसान है जिसको समाज में जो है सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, आपने उसकी मूर्ति तो लगवा दी, लेकिन फिर उसको कोई देखने वाला भी नहीं है, उस पर गंदगी है, उस पर जो है पक्षी बैठ रहे हैं, कोई उस पर गंदगी कर रहे हैं। तो ऐसा सम्मान नहीं दिखाना चाहिए सिर्फ दिखावे के लिए। अगर आपके मन में उनके लिए वाकई में ही सम्मान है, तो आप वो दिखाइए। एक झूठा दिखावा करने के लिए, हाँ उनकी मूर्ति लगवा दी, हाँ भाई हम तो सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि आजकल हमारे यहाँ क्या हो गया ना, देश में, हमारे यहाँ देश में जो है लोगों का जो देशभक्त हैं उनका सम्मान क्या मजाक की चीज होती जा रही है। लोग उनका सम्मान तो क्या ही करेंगे, उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। अब जब दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे, उस कस्बे में से गुजरे, तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर देखा। अंतर क्या था, ध्यान से देखा तो चश्मा जो था, जो पिछली बार उन्होंने देखा था मूर्ति ने पहना था, इस बार वो चश्मा चेंज हो गया था। पहले जो चश्मा था उसका जो फ्रेम था वो मोटा था, मोटा, है ना, और कैसा था, चौकोर था। और अब क्या है, अब जो उसका फ्रेम है वो तार से बना हुआ है। तार मतलब पतला सा वायर है, और वायर से जो है उसका वो फ्रेम बना हुआ है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक मतलब अब उनको जानने की और इच्छा होने लगी।
तो वाह भाई, उनको क्या हुआ, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े तो बदल नहीं सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब तीसरी बार वो वहां से गुजरे, देखा फिर नया चश्मा पहना हुआ है मूर्ति ने। अब तो हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी, जितनी भी बार कस्बे से गुजरते चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे, मूर्ति को ध्यान से देखते थे। अब एक बार कौतूहल जब दुर्दुम्नीय हो गया, दुर्दुम्नीय मतलब जिसको दबाना कठिन हो गया, अब मतलब उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे, तो हर बार तो वो चलो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अब की बार जो उनके मन में इतने सवाल थे वो उसको इग्नोर कर ही नहीं पाए। जब अपने सवालों का उनको जवाब चाहिए था, अब उसको वो रोक ही नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? भाई मैं जब भी आया हूँ, मैं 3 बार आ चुका हूँ और तीनों बार मैंने अलग अलग चश्मा देखा है। तो बोल रहे कि आखिर ये चश्मा बदलता कैसे है और बदलता कौन है? तो पान वाले के खुद के मुंह में मुंह में क्या हुआ था, पान ठूसा हुआ था, उसने खुद ही मुंह में पान ठूस रखा था। और उसके बारे में बताया गया कि उसका व्यक्तित्व कैसा था, काला था, मोटा था, खुश मिजाज आदमी था, खुश मिजाज मतलब खुश रहने वाला। हालदार साहब का प्रश्न पूछकर आंखों ही आंखों में हंसा, मतलब मुंह में तो पान था ना तो हंस नहीं सकता था, तो ऐसा उसको देख कर लग रहा था कि आंखों से ही उसकी पता चल रहा था कि वो हंस रहा है। उसकी तोंद थिरकी, मतलब मोटा पेट था, तो जब किसी का पेट जो है वो मोटा होता है और वो हंसता है तो उसका पेट हिलने लगता है, तो वो भी बोल रहा है कि उसकी तोंद जो है वो हिलने लगी। और पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान को थूका, मुंह में पान भरा हुआ था, पीछे मुड़ा, पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला। लाल काली बत्ती सी मतलब पान खा रहा था, तो पान खाने से तो दांत खराब हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, और उस समय पान खा रहा था तो साथ में लाल भी हो रखे थे, तो इसलिए लाल और काली सी बत्ती सी मतलब जो दांत है वो दिखाकर क्या बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है, मतलब ये जो चश्मा है वो कौन बदल रहा है, एक इंसान है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्टन चश्मे वाला, वो बदलता रहता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। तो हालदार साहब को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई क्या क्या करता है, कौन है कैप्टन चश्मे वाला। तो चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अभी भी नहीं समझे, उन्होंने पूछा भाई क्यों चेंज कर देता है कैप्टन जो है वो? तो पान वाला क्या बोलता है, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो अब क्या उसकी इस बातों से समझ में आ रहा है, हालदार साहब को कुछ कुछ समझ में आया कि भाई जो कैप्टन चश्मे वाला है ये कोई चश्मा बेचने वाला है। तो ग्राहक मतलब जब ग्राहक आ जाता है, कोई कस्टमर आता है, मान लो उसको वो वाला चश्मा चाहिए जो उन्होंने पहन रखा था पहले, उन्होंने बोला था चौड़े फ्रेम वाला, तो चौड़े चौखट मतलब फ्रेम वाला, चौड़ी चौखट वाला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए मान लो। तो उसके पास तो एक है जो उसने नेताजी को पहना रखा है, और आ गया ग्राहक, तो वो क्या करता है, वो वाला चश्मा उतारता है, वो बेच देता है और उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हवलदार साहब जी को कुछ कुछ बात समझ में आ रही थी कि भाई कैप्टन कौन है, एक चश्मे वाला है, उसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, इसलिए बल्कि आहत करती है। आहत मतलब जब कोई कष्ट पहुंचे, किसी को देखकर आपको कष्ट हो, तो उसको जो है उनके बिना चश्मे की मूर्ति देखकर कष्ट होता है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, मतलब उसको उसको ऐसा लगता है कि उसको नेताजी को बिना चश्मे के देखकर असुविधा हो रही है, यानी उसको मतलब जी उसको ये लगता है कि नेताजी जो है बिना चश्मे के शायद उनको काम करने में दिक्कत हो रही हो, देखने में दिक्कत हो रही हो, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से, मतलब ज़्यादा नहीं थे ना, वो तो एक छोटी सी दुकान चलाता था, उसकी छोटी सी दुकान है जिसमें गिने चुने फ्रेम है, गिने चुने मतलब कुछ ही चश्मे के फ्रेम हैं जिसमें से वो एक नेताजी को पहना दिया करता था। लेकिन जब भी कोई ग्राहक आता था और उसे वैसा ही फ्रेम दरकार होती थी, मतलब ज़रूरत होती थी जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वो क्या करता था, वो मूर्ति पर से वो फ्रेम उतार कर वो ग्राहक को दे देता था और मूर्ति पर अपने दुकान में से दूसरा जो है चश्मे का फ्रेम लगा दिया करता था। अब उसकी दुकान कैसी थी ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि उसकी दुकान कैसी थी। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। अब हवलदार साहब जी क्या सोच रहे हैं कि भाई चश्मे वाला जो है जब उससे कोई वो वाला फ्रेम मांगता होगा जो नेताजी की मूर्ति पर लगा है, तो वो शायद नेताजी को सॉरी बोलता होगा, क्षमा मांगते हुए मतलब उनको सॉरी बोलते हुए वो फ्रेम उतार कर अपने ग्राहक को, कस्टमर को दे देता होगा और जो दूसरा फ्रेम उनको लगा देता होगा। तो भाई हवलदार साहब जी क्या बोल रहे हैं, वाह भाई क्या बात है, क्या आइडिया है। लेकिन भाई अभी एक बात समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? भाई नेताजी की जब मूर्ति संगमरमर की बनी हुई है
तो जो ओरिजिनल चश्मा है वो भी तो संगमरमर का होना चाहिए था, वो चश्मा कहाँ है? मतलब कैप्टन को चश्मा क्यों लगाना पड़ता है बार बार? तो जो पान वाला था वो दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था और दुकान पर भीड़ भाड़ भी अधिक नहीं थी। फिर से आंखों ही आंखों में हंसा, मुंह में पान ठुसा हुआ था। फिर से उसकी तोंद तिरकी यानी पेट हिला। कत्थे का डंडा फेंक पीछे मुड़कर पान की पीक जो है वो नीचे थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब जो कत्था होता है ना, आपने देखा होगा जब आप पान लगवाने जाते हैं तो वो एक डंडी से व्हाइट कलर का और रेड कलर से, व्हाइट कलर से चूना लगाते हैं और रेड रेड कलर का कत्था लगाते हैं पान के पत्ते के ऊपर। तो उसके हाथ में भी वो डंडी थी, स्टिक थी, उसको उसने फेंका। फेंका मतलब दुकान से बाहर नहीं फेंका, जिस बर्तन में वो से लगा रहा था उसी में वापस रखा। पीछे मुड़ा, फिर से पान थूका और अब की बार मुस्कुराता क्या बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी जिसने ये मूर्ति बनाई है वो चश्मा बनाना भूल ही गया। पान वाले के लिए मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। मतलब जो पान वाला था वो तो ये बात बोलते हुए बड़ा मज़े ले रहा था, लेकिन जो हवलदार साहब थे उनके लिए ये तो हैरान, चकित मतलब हैरान कर देने वाली और द्रवित मतलब कि उनको दुख हुआ इस बात को सुनकर। अंदर से उनको बहुत दुख हो रहा था ये बात को जानकर कि वो उनका चश्मा बनाना भूल गया। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। अभी हमने पढ़ा था ना कि वो अपने मन में कल्पना कर रहे थे कि शायद ऐसा हुआ होगा कि टाइम कम था, बजट कम था, तो स्कूल के ही किसी टीचर को जो है वो ये मूर्ति बनाने का ऑर्डर दे दिया गया होगा। और अब जब पान वाले ने बोल दिया कि मास्टर बनाना भूल गया, मास्टर हमारे टीचर को ही बोलते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, मतलब ठीक ही सोच रहा था कि ये मूर्ति किससे बनवाई गई होगी। मूर्ति के नीचे लिखा भी था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। मतलब जो उन्होंने अपने इमेजिनेशन में सोचा था वो सारा सही था। जो मूर्ति बनाने वाला था वो उस स्कूल का एक टीचर ही था और उसका नाम मोतीलाल ही था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया था। मतलब मूर्ति बनाकर देने का 1 महीने में उसने वादा किया था। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। मतलब उसने पूरी मूर्ति बना ली होगी, लेकिन मूर्ति पर वो चश्मा कैसे बनाए, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, है ना, सफ़ेद पत्थर से ट्रांसपेरेंट चश्मा कैसे बनाए, ये वो डिसाइड नहीं कर पाया होगा। या बनाने की कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, मतलब उससे बन नहीं पाया। या फिर बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया। या फिर उसने बना तो लिया होगा, लेकिन वो उसको और मतलब क्या बनाना चाहता, अच्छे से बनाना चाहता था और उसमें फिनिशिंग देना चाहता था, जिस चक्कर में वो चश्मा टूट गया। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। या फिर वो सोचने लगे कि अलग से उसने चश्मा तो बनाया होगा, फिट भी किया होगा, लेकिन हो सकता है वो ढीला हो और निकल गया हो। अब वो ये सारी बातें हवलदार साहब जो है अपने मन में सोच रहे थे। हवलदार साहब को यह सब बहुत विचित्र लग रहा था, मतलब अजीब लग रहा था और कौतुक भरा लग रहा था। कौतुक मतलब और जानने की इच्छा हो रही थी, ठीक है, और मतलब कौतुक भरा मतलब उसके बारे में और जानना चाहते थे। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाए, चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए अपनी जीप की तरफ चले। नतमस्तक होते हुए मतलब अपना सर झुकाया, कैप्टन के देशभक्त है वो, क्योंकि वो जो है उनकी जो हमारे नेताजी हैं उनकी मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता, और जो भी उसके पास है, देखो जो भी उसका सामर्थ्य है उस हिसाब से वो अपना चश्मा उनको पहना देता है। तो ये तो एक ऐसी बात है ना कि सर झुकाना चाहिए उसके सामने, कि वो हमारे जो देश के लिए लड़ने वाले हैं उनके लिए इतनी इज्जत अपने मन में रखता है। तो जीप की तरफ हवलदार साहब जी चल दिए, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर क्या पूछने लगे, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है जो वो नेताजी के प्रति इतनी मतलब आदर रखता है। पान वाले से जाके पूछा, क्या उनके साथ मतलब उनका कोई साथी था, उनका कोई दोस्त था, या फिर उनकी जो फौज उन्होंने बनाई थी आज़ाद हिंद फौज, क्या उसका कोई सिपाही था, भूतपूर्व मतलब पहले पहले क्या वो आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही था। अब पान वाला नया पान खा रहा था, उसने फिर से एक नया पान मुंह में जो है अपने डाल लिया था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब पान वाला तो पान खा रहा था, पान पकड़े अपने मुंह को अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर, यानी कि पान था, खाने वाले था, जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछा उसने वो हाथ में जो पान था उसको भी थोड़ी देर रोक लिया, मुंह में डालने से रोक लिया। ध्यान से हवलदार साहब जी की बात सुनी और फिर वही अपनी लाल काली दांत दिखाए, बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो तो लंगड़ा है, मतलब जो हमारा
पात्र बताया गया है, जो हमारा कैरेक्टर है जिसको हम कैप्टन बोल रहे हैं, वो कैसा है, लंगड़ा। लंगड़ा मतलब एक पैर जो है उसके खराब है। तो वो क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है। वो देखो वो आ रहा है, तभी जो कैप्टन है वो सामने से आ रहा था। तो पान वाला बोला वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो और फोटो वोटो छपवा दो भाई इसका, अगर इसने इतना बड़ा काम किया है तो। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। भाई वो क्या करता था, रोज जो है उस पर चश्मा पहनाता था, तो लोगों को क्या लगता था, वो पागल लगता था। लेकिन हवलदार साहब समझते थे कि वो ऐसा किसके लिए करता है, किस लिए करता है, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उसके प्रति उसके मन में सम्मान है, आदर है। बाकियों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बस नाम के लिए मूर्ति तो लगवा दी, लेकिन मूर्ति के लिए या जो हमारे बॉस जी हैं उनके लिए उनके मन में कोई आदर नहीं था। जैसी लगी है ठीक है, चल रही है। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि वो एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ा रहा था पान वाला। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक मतलब हैरान रह गए। जो हमारा कैप्टन था वो कैसा था, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा मतलब जो मरने के बिल्कुल पास में हो, मरने वाला हो, ऐसा एक मरियल सा बूढ़ा सा आदमी। सिर पर गांधी जी की टोपी, जो गांधी जी पहनते थे वैसी टोपी पहनी है। आंखों पर काला चश्मा लगाया है। एक हाथ में छोटी सी संदूकची मतलब जो पहले बक्से चलते थे ना, उनको बोलते थे संदूक। ठीक है, उसको ऐसे पकड़ के हाथ में चलते थे। तो उसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था, बक्सा था। दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से छोटे चश्मे लिए। आपने देखा होगा मेले वगैरह में आप जाते हैं तो इस तरह लोग बांस पर इस तरह से होता है और उस पर सामान बेचते हैं इधर लटका के। ऐसे ही हमारे कैप्टन जो है उनके उसके पास भी क्या था, एक बांस था जिस पर उसने चश्मे लटकाए हुए थे, और दूसरे हाथ में उसके क्या थे, अटैची थी, सूटकेस था, जो भी आप बोलो। तो अभी अभी एक गली से निकला था और अब वह बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। मतलब एक दुकान जो थी वो बंद पड़ी हुई थी, उसके सहारे से उसने अपना वो बांस टिकाया जिस पर चश्मे लटक रहे थे। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। तो हमें पता चला कि जो चश्मे वाला है कैप्टन, जो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति को चश्मा पहनाता है, उस बेचारे की तो एक दुकान भी नहीं है, वो तो फेरी लगाकर अपना सामान बेचता है। एक बांस पे लटका लिए फ्रेम चश्मे के और वो बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। तो वो पूछना चाहते थे पान वाले से कि आखिर सब लोग इसको कैप्टन बोलते क्यों हैं और इसका वास्तविक नाम क्या है, यानी असली नाम क्या है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। और ड्राइवर भी जो था उनका, हवलदार साहब का, वो भी भाई बेचैन हो रहा था, काफ़ी टाइम हो चुका था, वहाँ से जाना था, काम भी था भाई। तो वो बैठकर अपना जीप में वहाँ से चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए वो चश्मे देखते रहे। कभी कोई चश्मा लगा होता, कभी कोई चश्मा, कभी गोल होता था तो कभी चौकोर होता था, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा है ना, जो हम धूप में पहनते हैं, सनग्लासेस, कभी वो लगे होते थे। और कभी बड़े कांच वाला, यानी जिसके बहुत बड़े बड़े, जिसमें वो लगे होते थे लेंस, ऐसा गोगो चश्मा बोलते हैं। पर ना कोई चश्मा लगा जरूर होता था। उन्होंने 2 सालों में उस मूर्ति को कभी बिना चश्मे के नहीं देखा। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, ठीक है, मतलब उनको ये देख के खुशी होती थी कि चलो कोई भी चश्मा लगा होता था, कम से कम नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा तो लगा था, वो देखकर उनको खुशी होती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी और कैसा भी चश्मा नहीं था। मतलब रोज तो चश्मा होता था, कभी गोल होता था, कभी बड़े फ्रेम चौड़े फ्रेम वाला, कभी तार वाला। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पे कोई चश्मा ही नहीं था, किसी भी तरह का नहीं था। और उस दिन जो पान की दुकान थी जहाँ पर वो आके पान खाया करते थे, वो भी बंद पड़ी हुई थी। चौराहे पे जितनी भी दुकान थी, अधिकांश मतलब ज्यादातर जो दुकानें थी वो बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। जब वो अगली बार आए तब भी उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। हवलदार साहब ने अब पान खाया, अब की बार पान की दुकान खुली हुई थी, और पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अब पान वाला उदास हो गया, पीछे मुड़कर फिर से पान को नीचे थूका। मतलब उसके मुंह में तो हमेशा पान रहता था ना, तो पान अगर मुंह में आया तो बात नहीं कर सकते, तो उसने क्या किया, पान को पहले थूका पीछे मुड़कर, और फिर सिर झुकाकर अपनी धोती से के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला। उसके आंसू आ रहे थे। तो आपने देखा होगा ना, पान वाले धोती पहन के रखते सफेद रंग की, उससे के किनारे से उसने क्या किया, सिरे से मतलब किनारे से अपनी आंखों को पोंछा आंसुओं को और बोला, साहब कैप्टन मर गया। मतलब वो इंसान जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था वो मर चुका है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे।
फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में जा बैठे और रवाना हो गए। ये बात सुनकर उनको भी थोड़ा सा धक्का लगा। कुछ नहीं बोल पाए वो। उन्होंने पान के पैसे दिए और जीप में जाकर बैठ गए और रवाना हो गए, मतलब वहाँ से चले गए। क्योंकि उन्हें पता था कि इस पूरे कस्बे में एक कैप्टन ही है जिसको इस चीज़ की फिक्र है कि नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगा है कि नहीं। अब जब वही मर गया है तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला है ही कौन। इसीलिए पिछले 2 बार से उन्हें नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिख रहा था। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। मतलब हालदार साहब जी क्या सोच रहे थे कि क्या होगा इस कौम का, मतलब हमारी जो जनरेशन है जो देश की खातिर अपने, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने परिवार गृहस्थी परिवार को छोड़ दिया, अपनी जवानी दांव पर लगा दी, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ठीक है, ऐसे लोग। और हम क्या करते हैं, उन लोगों पर हंसते हैं। उनके किए गए त्याग को हम कुछ समझते ही नहीं है। तो उस देश का आखिर होगा क्या, हमारी उस जनरेशन का क्या होगा कि हम तो देश के लिए कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर हमें कोई कुछ देकर हमें खरीदने की कोशिश करे उसके लिए हम तैयार रहते हैं, बस पैसा मिलना चाहिए किसी भी तरह। तो हम गलत काम करने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया है देश के लिए उनको याद करना हो तो उनका सिर्फ हम क्या करते हैं, उन पे सिर्फ हम हंसते हैं, या उन देशभक्तों का जो सम्मान करते हैं उन पे भी हम लोग हंसते हैं। बेचारे दुखी हो गए हवलदार साहब जी। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, जैसे ही वो उस कस्बे में घुसे ना, वो उनको याद आ गया कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र जी की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन सुभाष चंद्र जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि वो पिछले 2 बार से देख रहे हैं कि चश्मा तो लगा नहीं है। तो उनको एकदम ध्यान आया कि हाँ भाई, जहाँ वो मेन मार्केट है, हृदय स्थली मतलब जो मेन जगह है, वहाँ पर सुभाष चंद्र जी की प्रतिमा मतलब मूर्ति तो होगी, प्रतिष्ठापित होगी, मतलब वहीं पर होगी, प्रतिष्ठित की होगी, वहीं पर लगाई है। लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा तो होगा नहीं, क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया और जो लगाता था कैप्टन वो तो मर चुका है। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। क्योंकि अगर देखेंगे तो उनको दुख होगा कि जो हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी है, किसी इंसान के पास इतना भी समय नहीं है कि वो उनकी मूर्ति पर एक चश्मा पहना सके, उनका इतना ख्याल रख सके। तो ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। जो उनका ड्राइवर था उसको उन्होंने बोल दिया कि आज मत रुकना यहाँ पर, आज बहुत काम है, आगे जाके कहीं देखेंगे, पान खा लेंगे। लेकिन आदत से तो मजबूर थे भाई, इतने साल से आ रहे थे। और जैसे ही हमने पढ़ा है कि जैसे ही वो कस्बे में आते थे, उस चौराहे पे आते थे, सबसे पहले ध्यान उनका कहाँ जाता था, मूर्ति पर। तो आदत पड़ जाती है इंसान की, तो ऑटोमेटिकली मतलब आदत थी, तो मजबूरन आंखें किधर गई, चौराहे पर और मूर्ति की तरफ। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, क्योंकि उन्होंने तो ड्राइवर को बोल दिया था कि रुकना नहीं है। तभी उन्होंने ड्राइवर को क्या बोला, चीख के बोला रुको। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। भाई एकदम से जब ब्रेक लगी होगी तो गाड़ी में से आवाज आई होगी, तो लोग जो है वो देखने लगे। जीप ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। मतलब जीप पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी और हालदार साहब क्या हुआ, उसमें से तेजी से मतलब कूद कर उतरे और तेज तेज जो है वो मूर्ति की तरफ चलने लगे। उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। जैसे हम खड़े होते हैं ना, जब हमारा नेशनल एंथम चलता है, हम एकदम सावधान खड़े होते हैं, तो वो भी वहां जाकर मूर्ति के सामने ऐसे खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। अब सरकंडा क्या होता है, घास होती है, सूखी हुई घास जिसको आप बोल सकते हो, तो उससे बना हुआ ना चश्मा लगा हुआ था मूर्ति पर, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंख भर आई। अब उनकी आंख भर आई मतलब उनकी आंखों से आंसू आने लगे, वो भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। क्यों? क्योंकि ये सोचकर कि चलो इस कस्बे के लोगों ने तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद बच्चों को नेताजी की वो मूर्ति जो है बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगी, और उनको जो भी मिला, जिस चीज से भी वो बना सकते थे मूर्ति को, उन्होंने उस चीज से उस मूर्ति के ऊपर चश्मा लगाने की कोशिश की। तो यानी आज भी हमारे देश के जो बच्चे हैं उनके हृदय में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए कुछ तो आदर है, कुछ तो सम्मान है। ये चीज देखकर उनको बहुत खुशी हुई और उस खुशी की वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो इस कहानी के माध्यम से हमें जो लेखक हैं वो क्या बताना चाहते हैं, हमें वो यही बताना चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों का हम आदर करते हैं, ठीक है ना, उनकी मूर्ति लगा दी, इस दिखावे की जरूरत नहीं है। अगर हम उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को, उनके द्वारा किए गए बलिदान को, उनको हम समझें,
अपने जीवन में उसको उतारें, तो वही हमारी तरफ से उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सिर्फ मूर्ति लगा देने से, ठीक है ना, दिखावा कर लेने से, ये चीज़ों से हम नहीं बोल सकते कि हमारे मन में उनके लिए आदर है, जब तक हम उन चीज़ों को वास्तव में अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखावा करना, ठीक है, ये सही नहीं है। आप देखिए कि कैप्टन के मरने के बाद 2 हफ्ते तक उस मूर्ति पर किसी कस्बे के किसी इंसान ने, किसी बड़े ने नहीं सोचा कि उस पर कोई ना कोई चश्मा लगा दिया जाए। लेकिन बच्चों को वो चीज़ बुरी लगी, और जैसा भी था, जिस तरह से भी वो बना पाए, उन्होंने उस मूर्ति को चश्मा पहनाने की कोशिश की। तो ये चीज़ तो प्रेरणा है ना, कि चलो कोई नहीं तो कम से कम बच्चे तो हमारे हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी को जानते हैं कि हाँ भाई ये चश्मा लगाते थे, और इनका चश्मा जो है वो बिना चश्मे के मूर्ति जो है वो अच्छी नहीं लग रही है, तो जिस चीज़ से बन रहा है चलो बनाकर लगा देते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, और आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।